आम बजट आने वाला है, आप इस स्मॉल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है मेरी राय में, क्योंकि ये कोरोना पेंडेमिक के बाद का बजट है। और आप जानते हैं कोरोना काल में कितना आर्थिक संकट देश को और पूरे विश्व को उसका सामना करना पड़ा। हमारे देश में ही जीडीपी पहले क्वार्टर में गिर के -23% पे आ गई। अब व्यापक सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि 7.5% के आसपास नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट इस वर्ष में होगी। इसलिए अगला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इस नेगेटिव ग्रोथ से बाहर आना है, पॉजिटिव ग्रोथ पे आना है, और उसमें भी काफी तीव्र गति से हमें आगे बढ़ना है। ये प्रयास होना चाहिए कम से कम कुछ नहीं तो 10-11% की ग्रोथ रेट अगले वर्ष में हो, तब जाके इकोनॉमी वापस अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। तो एक ये ऐतिहासिक क्षण है जिसमें ये बजट आ रहा है। मैं समझूंगा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे, जिससे इकोनॉमी को एक तरीके से पॉजिटिव पुश मिले और इकोनॉमी आगे बढ़ सके। जहां तक मैं समझता हूं इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री में नेचुरल बात है कि आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है कि आत्मनिर्भर भारत को और सुदृढ़ करना है। और आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम इंपोर्ट को बिल्कुल बंद कर देंगे। इसलिए कई लोग ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट की टैरिफ बहुत बढ़ाई जाएंगी। मैं समझता हूं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए बजट को कि इंपोर्ट की टैरिफ को बढ़ाएं, क्योंकि हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी बनना है। ये भी आत्मनिर्भर भारत का मतलब है, और उसके लिए हमें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट दोनों को रास्ते को खुला रखना है, उसको बंद नहीं करना होगा। इस तरीके की नीतियों को आना पड़ेगा जिससे हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों जो है वो चलता रहे। कहीं भी सेल्फ रिलायंस का मतलब ये ना हो जाए कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इस हद तक कि अपने आप को बाहरी इकोनॉमी से काट रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, उससे जोड़ना चाहिए। बल्कि मैन्युफैक्चरिंग को हमें बढ़ावा देना है, और इस तरीके का बढ़ावा देना है कि कंपटीशन से अच्छे स्तर के अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ बने। इसमें समझता हूं जो भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है, पीएलआई स्कीम है, वो बहुत अच्छी योजना है, जिसमें करीब 10 प्रोडक्ट्स को उन्होंने लिया है, जिसमें प्रोडक्शन बढ़ाने पे इंसेंटिव इंडस्ट्री को मिल रहा है। इसको ही और आगे इस बजट में बढ़ाना होगा और अधिक इसके लिए बजट रखना पड़ेगा। हो सकता है और अधिक क्षेत्र को भी, सेक्टर्स को भी इसमें शामिल करा जा सकता है, जिससे इंडस्ट्री को काफी व्यापक बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही अच्छी योजना है भारत सरकार की। यहां ये भी मैं कहना चाहूंगा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज भी अपेक्षा कर रही है कि हमको इस बजट में कुछ मिले और मिले। डायरेक्ट कैश सपोर्ट की तरफ भी वो देख रहे हैं, क्योंकि सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इस दौरान बंद हो गई, और बंद होने की वजह से करीब 30 से 32% बंद हो गई। काफी लोग बेरोजगार भी हुए, और अब उनको वापस वो कोशिश कर रही है अपने आप को चलाने के लिए, तो उन्हें कुछ डायरेक्ट सपोर्ट की आवश्यकता है। अभी तो लिक्विडिटी बढ़ाई थी भारत सरकार ने और क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम भी जारी की थी, लेकिन उससे उतनी अपेक्षाकृत इन लोगों को सुधार नहीं हो पाया है, स्पेशली माइक्रो सेक्टर में। इसके लिए इनको कुछ डायरेक्ट कैश सपोर्ट का भी व्यवस्था जो बजट की तरफ ये लोग देख रहे हैं। विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन, ये सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है कोरोना की वजह से, क्योंकि लोग घूमने नहीं गए, लोग होटल में नहीं गए, लोग बाहर खाना खाने नहीं गए, तो वहां भारी बेरोजगारी भी हुई है, और कई ये होटल, रेस्टोरेंट और ऐसी टूरिज्म कंपनी बंद हो गई हैं। अब उनको अगर वापस लाना है तो उसमें भी अभी समय लगेगा, उसके लिए नीति होनी पड़ेगी इंसेंटिव देने की। और साथ ही साथ मैं समझता हूं इस सेक्टर को जरूर कुछ डायरेक्ट कैश सपोर्ट इस बजट में मिलना चाहिए, जिससे इन लोगों को कुछ राहत मिल सके। कृषि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अभी आप देख ही रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, तो वो जो सुधार कार्यक्रम लागू किए गए थे उसमें अभी सरकार और किसानों में अभी एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। आशा है जल्दी हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कहने का कि कृषि क्षेत्र में काफी डिस्ट्रेस कहते हैं, मतलब उनको काफी अभी इस किसान को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो पीएम किसान योजना जो आई थी, उसमें 6,000 रुपए दिया जा रहा था, वो एक बहुत अच्छी योजना थी। उसमें हो सकता है और बढ़ाया अमाउंट बढ़ाने की बात सोची जा सकती है, या किसी अन्य और योजना के तहत जो है कृषि क्षेत्र को डायरेक्टली लाभ जो है वो देने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में फार्मर को सपोर्ट देना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं बजट भी इस तरफ अपना ध्यान जो है वो जरूर देगा। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं पर्यटन क्षेत्र में भी ऐसी योजना लानी चाहिए कि पर्यटन को और जो बढ़ावा मिले, और डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट दोनों जो है वो बड़ी मात्रा में पूरे देश में भ्रमण करें, जाएं। और एलटीसी जैसी योजना जैसे कुछ है, इसमें धनराशि मिल जाती है लीव ट्रैवल असिस्टेंस की, वो लोगों के हाथ में अगर आ जाए तो वो काफी बढ़ावा जो है वो पर्यटन को मिलेगा। यहां मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य रूप से अगर आप देखिए तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कंज्यूमर डिमांड पे।
कंज्यूमर डिमांड हो गया, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस 4 चीजों पे निर्भर रहती है। इस पर 55% शेयर जो होता है वो कंजम्पशन डिमांड का होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ाना। इसलिए मैंने कहा डायरेक्ट कैश सपोर्ट एक पार्ट हो सकता है। दूसरा, टैक्स में भी कोई टैक्स को बढ़ाए जाने का इस समय मेरे समय नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि अगर किसी तरीके से टैक्स या उस पर जो सेस लगते हैं या सरचार्ज लगते हैं उसमें कहीं कोई कमी लाई जा सकती है, वो बेहतर होगा, जिससे कंज्यूमर के हाथ में और अधिक धनराशि हो जाए तो वो उसी खर्चा करेगा, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमी में और इन्वेस्टमेंट भी उसी को देखते हुए फिर आगे बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ये भी आवश्यक है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अच्छा और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को अपना खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर जो है करना पड़ेगा, प्राथमिकताएं निर्धारित करके। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे सड़कें हो, चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो और चाहे पावर सेक्टर हो, इन सब में बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो करने से इकोनॉमी जो है काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकती है। 3-3.5% की हम लोग पहले रखते थे, वो रखने की आवश्यकता नहीं है। अब 4.5 से 5% भी अगर फिस्कल डेफिसिट हो जाती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इसको हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना ने सिखा दिया है कि हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए पब्लिक हेल्थ पे जो एलोकेशन है, जो बजट है, उसको काफी मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें जल्दी से जल्दी 1.25% के आसपास जो जीडीपी हम खर्च कर रहे हैं जीडीपी का, उसको बढ़ा के 2.5% पे पहुंचाना होगा। हेल्थ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि कितनी आवश्यकता पड़ जाती है अस्पतालों की, आईसीयू बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, दवाइयों की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, तो तमाम इसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसको लागू करने के लिए भी शिक्षा को भी महत्व देना आवश्यक है, जिससे कि हमारा जो यूथ है वो सही रूप से शिक्षित हो सके और उसको रोजगार मिल सके, स्किल डेवलपमेंट इसका हो सके, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत अहम समस्या है और इस बजट को बेरोजगारी को एड्रेस करना पड़ेगा। वो शिक्षा के माध्यम से भी हो सकता है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के माध्यम से भी हो सकता है, तमाम योजनाएं इसके लिए लाई जा सकती हैं। इसके बारे में विचार करना होगा। ये भी सोचा जा सकता है कि आखिर रिसोर्सेज आएंगे कहां से, संसाधन कहां से आएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई विशेष टैक्स फ्री बॉन्ड भी जारी की जा सकती है भारत सरकार द्वारा। इसके साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो और तेजी से किया जाए, या स्पेक्ट्रम पे सेल और तेजी से किया जाए, तो काफी धनराशि जो है वो लोगों के हाथ में आ जाएगी, सरकार के हाथ में आ जाएगी, जिससे सरकार अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप जो है वो खर्चा कर सकता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है इस बजट का, दोनों तरफ, संसाधन की तरफ भी और एक्सपेंडिचर की तरफ भी। और ये एक मौका है जिसमें कई रिफॉर्म्स भी, चाहे वो लैंड के रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्री रिलेटेड हो, उनको भी लागू किया जा सकता है। मतलब एक ऐतिहासिक ऐसा बजट लाना चाहिए जिस वास्तव में एक नजीर पेश कर दे और एक रास्ता दिखा दे आगे आने वाले अगले कई सालों के आर्थिक विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।